अगर भारत 1700 के दशक की अपनी सबसे बड़ी गलती दोहराता है तो 2035 का भारत कैसा दिखेगा? ये सवाल सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन आज की हमारी पूरी चर्चा इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। और ये एक बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, क्योंकि हमारे पास जो स्रोत है वो एक ऐसे भविष्य की तस्वीर दिखाते हैं जो बाहर से तो बहुत कामयाब है, चमकदार है, पर जिसकी नींव आप कह सकते हैं अंदर से खोखली हो रही है। बिल्कुल। तो आज हम इतिहास के एक पैटर्न को समझेंगे और देखेंगे कि क्या वो आज के इस डिजिटल युग में खुद को दोहरा सकता है। आपने बहुत सही शुरुआत की है और यहाँ ये समझना सबसे जरूरी है कि 1700 के दशक की वो गलती आखिर थी क्या। हाँ, क्या थी वो गलती? ज्यादातर लोगों को लगता है कि भारत तब सैन्य या आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन सच तो ये है कि उस वक्त दुनिया की जीडीपी का करीब 25% हिस्सा भारत का था। 25%? जी, असली कमी थी मतलब एक सोच, एक दिशा और एक एकता की। मुगल साम्राज्य का सूरज डूब रहा था, वो अंदर से बिखर रहा था। अच्छा। बंगाल, अवध, हैदराबाद, ये सब सूबे दिल्ली से अलग अपनी दुनिया बसा रहे थे। मराठा साम्राज्य जो उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत थी, वो भी पेशवा और अलग-अलग सरदारों के गुटों में बुरी तरह बटा हुआ था। सिख मिसलें अपनी अंदरूनी लड़ाइयों में उलझी थीं। मतलब इसे ऐसे समझें कि एक बहुत बड़ी और मजबूत पहेली थी, जिसके सारे टुकड़े एक दूसरे से जुड़ने के बजाय एक दूसरे से दूर भाग रहे थे। वाह, बिल्कुल। हर टुकड़ा अपने आप में शक्तिशाली था, पर कोई भी मिलकर एक तस्वीर बनाने को तैयार नहीं था। और यहीं पर ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। एग्जैक्टली। और इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है कि वो खुद को तब तक दोहराता है जब तक हम उससे सबक नहीं सीख लेते। ठीक है, ये ऐतिहासिक संदर्भ तो समझ आ गया, लेकिन आज तो वैसा नहीं है। आज तो हम एक मजबूत एकीकृत देश हैं, हमारी अपनी सेना है, एक संविधान है, तो फिर 1700 का वो पैटर्न आज कैसे दोहराया जा सकता है? और यही तो मतलब 2035 का भारत तो स्मार्ट शहरों, एआई और बुलेट ट्रेनों का भारत होगा। और यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है जिसकी तरफ हमारे स्रोत इशारा कर रहे हैं। 2035 के भारत की बाहरी तस्वीर बिल्कुल वैसी होगी जैसा आपने कहा। चमचमाते शहर, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी में दुनिया को टक्कर देता हुआ। लेकिन असली कहानी वो सतह के नीचे चल रही होगी। अच्छा। स्रोत इसके लिए एक बहुत दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल करते हैं, साइलेंट फ्रैगमेंटेशन। साइलेंट फ्रैगमेंटेशन यानी खामोश बिखराव। हाँ, ये वो दरारें हैं जो ऊपर से नहीं दिखती, लेकिन ये देश की बुनियाद को धीरे धीरे कमजोर कर रही होती हैं। ये सुनने में ही खतरनाक लग रहा है। इसका असल में मतलब क्या है? क्या राज्य देश से अलग होने की बात करने लगेंगे? नहीं नहीं, ये बिखराव राजनीतिक या भौगोलिक नहीं होगा, ये मानसिक और सामाजिक होगा। मानसिक? जी, यहीं पर आइडेंटिटी ब्लॉक्स यानी पहचान के गुटों का विचार सामने आता है। शोध बताते हैं कि 2035 तक लोग धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर अपने अपने बबल्स में जीने लगेंगे। बिल्कुल अपने अपने नैरेटिव बबल्स में। हर गुट की अपनी सच्चाई होगी, अपने हीरो होंगे, अपने विलन होंगे। भारतीय होने की पहचान वो बस एक बैकग्राउंड म्यूजिक बनकर रह जाएगी। हाँ, जो बजता रही है पर जिसे कोई ध्यान से सुन नहीं रहा, महसूस नहीं कर रहा। एक मिनट, लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं कि अपनी पहचान, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को मजबूत करना तो अच्छी बात है। इसमें गलत क्या है? आपने बहुत सही सवाल पूछा। अपनी पहचान से जुड़ना गलत नहीं है। तो फिर? खतरा तब पैदा होता है जब आपकी पहचान राष्ट्रीय पहचान से बड़ी हो जाए और दूसरी पहचानों के खिलाफ खड़ी हो जाए। अच्छा। 1700 में भी यही हुआ था। एक मराठा सरदार के लिए मराठा होना मुगल सल्तनत का हिस्सा होने से ज्यादा जरूरी था। 2035 में यही भावना डिजिटल हथियारों से फैलाई जाएगी। एल्गोरिदम और फेक न्यूज ऐसी अदृश्य सेना बन जाएंगी जो हर गुट को यकीन दिलाएगी कि सिर्फ तुम सही हो और बाकी सब तुम्हारे दुश्मन हैं। तो नतीजा ये होगा कि एक ही देश के दो लोग एक ही घटना को बिल्कुल अलग-अलग नजरिए से देखेंगे। हाँ, सच क्या है ये मायने नहीं रखेगा, नैरेटिव क्या है बस वही स्थायी होगा। और इस नैरेटिव को कंट्रोल कौन करेगा? जाहिर है जिसके हाथ में टेक्नोलॉजी की चाबी होगी। बिल्कुल। और यहीं पे शायद डिजिटल कॉलोनाइजेशन का वो खतरनाक आइडिया आता है जिसका जिक्र स्रोतों में है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसे कॉलोनियलिज्म 2.0 भी कह सकते हैं। कॉलोनियलिज्म 2.0? हाँ, 1700 में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने आई थी और 2035 में विदेशी कंपनियां डेटा और सूचना के रास्ते आएंगी। एग्जैक्टली।
सोचकर देखिए, एक किसान को अपनी फसल का दाम एक अमेरिकन ऐप से पता चलता है, एक छात्र अपनी पढ़ाई एक चीनी प्लेटफॉर्म पर करता है, और देश के चुनाव का नैरेटिव एक यूरोपियन सोशल मीडिया कंपनी के एल्गोरिदम से तय होता है। इसे गुलामी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? सही बात है। ये तो बहुत डरावनी तस्वीर है। क्या हम वाकई इस दिशा में बढ़ रहे हैं? आंकड़े तो यही बताते हैं। स्रोत एक बहुत चिंताजनक आंकड़ा देता है क्या? कि 2023 तक ही भारत का लगभग आधा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विदेशी प्राइवेट कंपनियों के हाथ में है। आधा। हाँ, 2035 तक ये निर्भरता और भी गहरी हो सकती है। हम अपनी ही जानकारी, अपने ही लोगों की सोच की चाबी दूसरों के हाथ में दे देंगे। जी, वो जब चाहें, जैसा चाहें, नैरेटिव का ताला खोल या बंद कर सकते हैं। तो मतलब ये डिजिटल और सामाजिक बिखराव एक और बड़ी समस्या को जन्म देगा, आर्थिक असमानता। बिल्कुल। जिसके पास टेक्नोलॉजी और जानकारी का एक्सेस होगा, वो आगे बढ़ जाएगा और बाकी पीछे रह जाएंगे। हाँ। स्रोत 2035 में एक बहुत बड़ी आर्थिक खाई की तस्वीर खींचते हैं। एक तरफ मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली जैसे कुछ मेगा शहर होंगे जो शायद दुबई और सिंगापुर को टक्कर दे रहे होंगे, जहां 5G से भी आगे की टेक्नोलॉजी होगी, पैसा होगा, दुनिया की हर सुविधा होगी। और दूसरी तरफ देश में ही ऐसे कई जिले और गांव होंगे जहां लोग 1700 जैसी परिस्थितियों में जी रहे होंगे। पीने के साफ पानी के लिए संघर्ष, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। जी। ये एक ही देश के अंदर दो अलग अलग दुनिया होने जैसा होगा। लेकिन भारत में अमीरी और गरीबी का ये फासला तो हमेशा से रहा है। तो फिर 2035 में ऐसा क्या अलग होगा? अलग ये होगा कि टेक्नोलॉजी इस खाई को और तेजी से चौड़ा करेगी। अच्छा। ये असमानता अब सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि अवसर की, जानकारी की और भविष्य की होगी। और ये आधुनिक असमानता 1700 के दशक की रियासतों की तरह होगी, जहां एक रियासत बेहद अमीर थी और पड़ोस की दूसरी बेहद गरीब। ये खाई हताशा, गुस्सा और ध्रुवीकरण को हवा देगी। और यहीं से केंद्र और राज्यों के बीच तनाव भी बढ़ेगा। बिल्कुल। संसाधन कैसे बटेंगे, टैक्स का पैसा कहाँ जाएगा, किस भाषा को प्राथमिकता दी जाएगी, ये सब मुद्दे बहुत बड़े हो जाएंगे। मतलब जो संघर्ष 1700 में दिल्ली और क्षेत्रीय ताकतों के बीच था, 2035 में वही संघर्ष संसद और विधानसभाओं में लड़ा जाएगा, लेकिन उसका सार वही होगा, सत्ता का टकराव। तो हमारे पास एक ऐसा समाज है जो अंदर से बट रहा है, जिसकी सोच पर विदेशी कंपनियों का कंट्रोल है और जिसमें अमीर गरीब के बीच जमीन आसमान का फर्क है। ये तो किसी भी बाहरी ताकत के लिए एक परफेक्ट तूफान खड़ा करने जैसा है। सही बात है। तो फिर 2035 का युद्ध क्षेत्र कैसा दिखेगा? क्या सीमा पर टैंक और तोपें होंगी? नहीं। स्रोत कहते हैं कि 2035 का युद्ध क्षेत्र अदृश्य होगा। वो हमारे दिमाग में, हमारे फोन की स्क्रीन पर होगा। सोचना का युद्ध क्षेत्र। हाँ, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। यहाँ पर अमेरिका, चीन, रूस जैसी बाहरी ताकतें सीधे हमला नहीं करेंगी, वो बस हमारे अंदर की दरारों को और चौड़ा करेंगे। जी। वो नैरेटिव के जरिए हमारे विचारों को मैनिपुलेट करेंगे। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है? ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। ये बिल्कुल भी फिक्शन नहीं है, ये आज भी हो रहा है। कैसे? स्रोत कुछ बहुत ही वास्तविक उदाहरण देते हैं। सोचिए, एक 30 सेकंड की वायरल क्लिप किसी एक समुदाय के खिलाफ पूरे शहर का मूड बदल सकती है। एक डॉक्टर वीडियो किसी शांत क्षेत्र में दंगे भड़का सकता है। और एक सोशल मीडिया का एल्गोरिथम बिना पता चले पूरी पीढ़ी की विचारधारा को अपनी मर्जी से प्रोग्राम कर सकता है। बाप रे। स्रोत की एक पंक्ति मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। बताइए। जो काम पहले फिरंगी तोप गोलों और बंदूकों से करते थे, आज वही काम एक वायरल ट्वीट या वीडियो से हो जाएगा। वाह, ये लाइन तो वाकई सोचने पे मजबूर कर देती है। युद्ध का पूरा तरीका ही बदल गया है और हमें शायद इसका अंदाजा भी नहीं है। हम हर रोज उस युद्ध का हिस्सा हैं। तो इन सब बातों को सुन के मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या इसका मतलब ये है कि 2035 का भारत एक कमजोर देश होगा? और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प और डरावना मोड़ आता है। क्या है वो? स्रोत कहता है, नहीं, 2035 का भारत सैन्य या आर्थिक रूप से कमजोर नहीं होगा, वो भ्रमित होगा। भ्रमित, कंफ्यूज्ड। इसका क्या मतलब हुआ? भ्रम सबसे खतरनाक अवस्था है, क्योंकि भ्रम की स्थिति में इंसान या देश को यह एहसास ही नहीं होता कि वो गिर रहा है। ये तो एक गहरा विरोधाभास है। बिल्कुल। एक तरफ भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा होगा, सुपर पावर बनने की दौड़ में शामिल होगा, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा, और दूसरी तरफ उसी देश के लोग धर्म और जाति के नाम पर डिजिटल दुनिया में एक दूसरे से लड़ रहे होंगे, नैरेटिव के जाल में फंसे होंगे। एक तरफ हमारी टेक्नोलॉजी हमें अंतरिक्ष तक पहुंचा रही होगी,
और दूसरी तरफ हमारे अंदरूनी मतभेद हमें जमीन पर नीचे खींच रहे होंगे। देश बाहर से शक्तिशाली दिखेगा, पर अंदर से दिशाहीन होगा। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? इतिहास का वो कौन सा सबसे बड़ा सबक है जो हमें इन स्रोतों से मिलता है? सबक एक बहुत सीधी और शक्तिशाली पंक्ति में छिपा है जो हमारे स्रोत में दी गई है। वो क्या है? भारत को तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक भारत खुद को नहीं हराता। 1700 में हमें किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं हराया था। हम अपने अंदरूनी झगड़ों, अपनी फूट, अपने बिखराव की वजह से हारे थे। तो अगर 2035 में वही पैटर्न दोहराया गया तो किसी बाहरी दुश्मन को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम खुद ही अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। और यही विचार हमें एक आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि 2035 में हमारा बाहरी दुश्मन कौन होगा, चीन, अमेरिका या कोई और। असली सवाल ये है कि क्या भारत अपने ही सबसे बड़े दुश्मन यानी अपने अंदर के इस खामोश बिखराव से लड़ पाएगा? इसका जवाब भविष्य ही देगा।